नमस्कार साथियों, आज सुनते हैं मधु मंगेश कर्णिक की मराठी कहानी कस्तूरी, जिसका अनुवाद मालिनी बिसेन ने किया है। मधु जी पद्मश्री प्राप्त साहित्यकार हैं। कहानी में देवदासी समुदाय की पीड़ा और उनके अंदरूनी जीवन का यथार्थ चित्रण है। देवदासी ऐसी महिला कलाकार होती थी जो किसी मंदिर की सेवा के लिए रखी जाती थी, पर बाद में इन्हें वेश्यावृत्ति से भी जोड़ा जाने लगा। डिप्टी साहब हमारे स्कूल में मुआयने के लिए आने वाले थे। उसके एक दिन पहले ही मास्टर साहब ने हम सब विद्यार्थियों को साफ सुथरे कपड़े पहनकर आने और अच्छी तरह से नहा धोकर स्कूल में आने का आदेश दिया था। विशेष रूप से संभाल कर रखे हुए कपड़े पहनकर हम लोग स्कूल पहुंच गए थे। ओटवनेकर साहब का लड़का पद्मनाभ तो जवान पुरुष की जैसे खूब लंबी पतलून पहनकर आया। बड़े ठाठ से उसने अपनी कमीज पतलून के अंदर दबाई थी। लड़कियां तो खूब बंठन कर आई थीं। भगवान गणेश की बगल में बैठी हुई देवी गौरा जैसी हर एक लड़की सजी धजी दिखाई दे रही थी। समय पर डिप्टी साहब आ गए। बाम्बुलीकर मास्टर साहब जान हथेली पर लेकर उनकी जी हजूरी में लगे हुए थे। मेरा ध्यान आकृष्ट किया तो डिप्टी साहब से अधिक उनके साथ चलने वाले चपरासी ने। स्वच्छ सफ़ेद कड़क स्त्री के कपड़े पहने हुए और कंधे से कमर तक लटके हुए लाल पट्टे के कारण वह बहुत रोबीला दिखाई दे रहा था। मुझसे चुप नहीं रहा गया। मैंने पास में बैठी हुई कस्तूरी से कहा, ए कस्तूरी, उस तरफ देख तो। साहब के साथ वाला वह लाल पट्टे वाला चपरासी कितना सुंदर है। कस्तूरी का भी ध्यान उसी पर केंद्रित था। यह देखते हुए मेरा मन भी आनंदित हुआ। उसको एकटक निहारते हुए कस्तूरी ने कहा, जरा उसके कोट के बटन तो देख, चांदी जैसे चमक रहे हैं। आगे मैं कस्तूरी को बतलाने वाला था कि राजा पार्टी वाले लोग ऐसे ही चमकदार कपड़े पहनते हैं, पर उतने में डिप्टी साहब ने हमारी कक्षा में कदम रखा। बाम्बुलीकर मास्टर साहब की आंखों का इशारा पाते ही पहले नंबर का छात्र तपाक से खड़ा हो गया और कर्कश आवाज में दोहराने लगा, 1 2। हम 5वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी खड़े हो गए। हल्के से मुस्कुराते हुए डिप्टी साहब ने कहा, बैठ जाओ तुम सब। मैं तो डर रहा था कि कहीं डिप्टी साहब गणित के सवाल न पूछने लगे। साक्षात मृत्यु से भी मैं उतना नहीं डरता जितना गणित से, पर मेरी बगल में बैठने वाली कस्तूरी गणित के मुश्किल सवालों का हल बड़ी आसानी से ढूंढ लेती है। गणित के सवाल उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। पलक झपकने की देर कि कस्तूरी के पास सवालों के जवाब तैयार रहते थे, परंतु डिप्टी साहब ने गणित के सवाल पूछे ही नहीं। वह तो मास्टर साहब से ही बात करने में व्यस्त हो गए। सहसा अपनी नज़र हम सब विद्यार्थियों पर डालते हुए वह कस्तूरी की तरफ एकटक देखने लगे। काफ़ी देर तक उसे निहारते रहे। पता नहीं उनके मन में क्या क्या विचार आए होंगे। सहसा वह आगे बढ़े और बड़े प्यार से उन्होंने कस्तूरी से पूछा, बेटी बताओ तो तुम्हारा नाम। तपाक से खड़ी होकर कस्तूरी ने अपनी मीठी आवाज़ में बताया, कस्तूरी आचरेकर। मुझे लगा कि डिप्टी साहब उसकी आवाज़ की मिठास पर बेहद खुश हो गए थे। हंसकर ममता भरे स्वर में उन्होंने कहा, वाह वाह, नाम तो बड़ा प्यारा है तुम्हारा, पर हमेशा नाम पूरा बतलाना चाहिए, है ना? क्या नाम है तुम्हारा संपूर्ण नाम बेटी? हाय हाय, डिप्टी साहब ने अनजाने ही मेरी कस्तूरी से वह प्रश्न पूछ लिया जिससे वह डरती थी। उसका अंतर्मन जिससे दहल जाता था, उसी प्रश्न को लेकर स्कूल के सारे बदमाश लड़के उसे छेड़ा करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और फिर कस्तूरी की आंखों में दारुण व्यथा के आंसू चमक उठते थे। डिप्टी साहब का सवाल सुनकर कस्तूरी की जुबान पर घबराहट से जैसे ताला पड़ गया। हीनता की भावना से उसकी गर्दन नीचे झुक गई और उसके गोरे गाल शर्म से लाल हो गए थे। सहमी सी वह केवल अपने पाँव के अंगूठे पर नज़र गड़ाए खड़ी रही। उसका सारा शरीर कांप रहा था। परंतु मास्टर साहब ने स्थिति को संभालते हुए कहा, साहब, स्कूल रजिस्टर में इसका नाम केवल कस्तूरी अचरेकर ही लिखवाया गया है। इन लोगों के समाज में पिता का नाम लगाने की प्रथा ही नहीं है। मास्टर साहब का वो उत्तर सुनकर डिप्टी साहब भी कुछ संभले। ममता से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ। भावावेग में उनकी आवाज़ भी कुछ भारी सी निकली थी।
उस प्रसंग के बाद कस्तूरी 4 दिन स्कूल आई ही नहीं। इसीलिए शायद कि लड़के उसकी छीटाकशी करते हों। बेचारी का सांस लेना मुश्किल हो जाता। अच्छा ही हुआ जो वह स्कूल नहीं आई। पर इन 4 दिनों में मैंने कितनी दारुण व्यथा सही, यह केवल मेरा ही मन जानता है। कस्तूरी उम्र में मुझसे कुछ बड़ी थी। 13-14 साल की कस्तूरी हमेशा मोतिया या हल्के हरे रंग का लहंगा पहनती थी और अपने बालों में मंद मादक सुगंध वाला पीला गजरा लगाए हुए उसकी मनोहर छवि को निहारते हुए मैं तो लचक जाता था। कस्तूरी गोरी और सुंदर तो थी ही, पर शरीर से भी अच्छी खासी तंदुरुस्त थी। पर बेचारी की कोई सहेली नहीं थी। स्कूल में भी लड़कियां उसे अपने गुट में शामिल नहीं करती थी। हमेशा कस्तूरी अकेली ही दिखाई देती थी। मैं ही एक ऐसा था जो उसके आसपास मंडराता रहता। गायन कला में उसे काफ़ी अभ्यास था। नाटक, सिनेमा के बढ़िया गाने जब वह मुझे गाकर सुनाती तो उसकी सुरीली आवाज़ के मिठास में बंधा हुआ मैं मंत्रमुग्ध सा बैठा रहता, दुनिया से बिल्कुल बेखबर। कभी कभी अपने बस्ते में छिपाकर वह मेरे लिए एक आध लड्डू ले आती और आसपास जब कोई विद्यार्थी नहीं होता तो धीरे से लड्डू मेरी हथेली पर रखकर कहती, जल्दी से खा ले। कस्तूरी को मुझसे बड़ा लगाव था, पर हमारी दोनों की वह दोस्ती स्कूल में उपहासपूर्ण मजाक का विषय बन गई थी। स्कूल के सभी विद्यार्थी हम दोनों पर फप्तियां कसते, व्यंग करते और उपेक्षा से हम पर हंसते रहते। देवदासी की लड़की से मित्रता रखने के कारण अन्य सभी लड़के मुझसे भी दूर भागते। मेरा भी कोई दोस्त नहीं था। एक दिन स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने के बाद जब मैं घर की तरफ जा रहा था तो पांडु महस्कर ने मुझसे रास्ते में ही रोककर कहा, अरे ब्राह्मण के छोकरे, उस अपनी दोस्त देवदासी की लड़की कस्तूरी को यह मेरी चिट्ठी दे देगा क्या? मुझे लालच देते हुए वह आगे बोला, इतना मेरा काम कर देगा तो देख आना, बाजार के अपने होटल से तुझे ढेर सारी जलेबी खिलाऊंगा। करेगा ना मेरा काम? पहले तो मैं कुछ हिचकिचाया, मगर फिर मुझे अपने आप पर गर्व हो आया। यह सोचकर मेरी छाती अभिमान से फूल गई कि पांडु महस्कर ने आगे बढ़कर मुझसे बात की और अपना निजी काम करने को कहा। पांडु महस्कर हमारे स्कूल में 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था। स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्रों से वह उम्र में बड़ा था और सब पर अपना रोब जमाए रखता। मैंने कहा, हाँ, दे दो चिट्ठी, पहुंचा दूंगा कस्तूरी के पास। कागज का एक छोटा सा गोला मेरे हाथों में थमाते हुए पांडु ने हिदायत दी, दूसरे किसी के हाथ में मत देना, समझे ना? और हाँ, कस्तूरी का जवाब मुझे ही आकर बताना। मैंने हामी भर दी। वैसे ही पांडु वहां से चला गया। फिर जाते जाते चिल्लाकर उसने आवाज दी, रात को दुकान पर जरूर आना, जलेबी खिलाऊंगा। मुझे जो खुशी हो रही थी पांडु की अपनेपन से की गई बातों की, जलेबी मिलने की उतनी नहीं हो रही थी। वहां से मैं सीधे कस्तूरी के घर की तरफ मुड़ा। उसके घर जाना मुझे बेहद अच्छा लगता था। कलेश्वर मंदिर के पिछवाड़े उसका घर था। लाल मिट्टी से पुती हुई उसके घर की दीवारें और उन पर खिंची हुई कलाकृतियां मन को अनायास ही आकर्षित कर लेती थीं। लिपा हुआ आंगन और उसके बीच में पूजा के लिए तुलसी का चौबारा, हरे पीले पीले फूलों से लदा हुआ दरवाजे के सामने चंपा का ऊंचा पेड़ और अहाते के फाटक पर कटहल के 2 विशाल वृक्ष, सब कुछ मन को बड़ा लुभावना लगता था। अंदर से भी घर देखने लायक था। दालान में पीतल की मजबूत सांकल से लटकता हुआ एक नक्काशीदार झूला था। पास ही में चमकता हुआ पीतल की महीन सलाखों वाला पिंजड़ा और उसमें लगी हुई छोटी डंडी पर हिलोरे लेता हुआ सफेद चोंच वाला हरा तोता जो लगातार बोलता था, ए कस्तूर, कस्तूर, दाल दे, मुझे खाने को अमरूद दे। घर की दीवारों पर ढेर सारी तस्वीरें टंगी हुई थीं। एक में एक राजा को उसकी 7 रानियां स्नान करवा रही थी और महल की खिड़की से राजमाता बड़े कौतूहल से उस दृश्य को देखे जा रही थी। दूसरी तस्वीर में अपनी गोद में नन्ही बच्ची को लेकर खड़ी एक सुंदर युवती और उसके सामने एक दाढ़ी वाला ऋषि जो अपने हाथ से अपना मुंह ढांपकर मानो नहीं नहीं कह रहा हो।
यह सब देखने के लिए मुझे कस्तूरी के घर जाना बहुत भाता था, लेकिन जब कभी भी मैं उसके यहाँ जाता मुझे बड़ी डांट फटकार सुननी पड़ती। पांडु की दी हुई चिट्ठी कस्तूरी को देनी थी और यह जोरदार बहाना था उसके घर जाने के लिए। मैं उसके घर पहुंचा तो उसकी माँ और नानी ही दिखाई दी। कस्तूरी की माँ उसी की जैसी सुंदर थी। मेरी माँ से तो वह उम्र में बहुत ही कम लगती थी। मैंने जब पूछा कि कस्तूरी कहाँ है तो उसकी माँ ने बताया, बाजार से ताजी बांगड़ा मछली खरीद कर लाने गई है। कस्तूरी की नामौजूदगी में मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों मैं वहीं झूले पर बैठा रहा। हमारे घर के झूले से अधिक मुझे कस्तूरी के यहाँ का झूला पसंद था। लाल पॉलिश पर पीतल से नक्काशी का चमकदार काम किया हुआ वह झूला बहुत लुभावना था। झूलते समय उसमें से निकलने वाली कुई कुई की ध्वनि अनायास ही मन को मोह लेती थी। थोड़ी ही देर बाद कस्तूरी आ गई। कागज में लपेटी हुई मछली अपनी नानी के हाथ में सौंपकर उसने हाथ धोए, फिर मेरे पास झूले पर बैठ गई और हंसते हुए उसने पूछा, क्यों रे, गणित के सवाल पूछने हैं क्या? मैंने उससे कहा, नहीं तो, आज तो और ही कुछ काम है। प्रश्नार्थक दृष्टि से उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उत्तर दिया, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले पांडु महस्कर को पहचानती हो ना? उसी ने यह चिट्ठी दी है। जेब से निकालकर मैं वह चिट्ठी उसे दे रहा था कि पता नहीं कैसे उसकी माँ वहां आ पहुंची। उनने पूछा, किसकी चिट्ठी है, किसने दी है? डरते डरते ही मैंने उन्हें बताया कि पांडु महस्कर ने कस्तूरी को देने के लिए कहा है। उसकी माँ गरज कर बोली, पढ़कर तुरंत सुना तो कस्तूरी। कस्तूरी ने कागज के उस गोले को खोला, एक एक शब्द अपने आप ही पहले पढ़ लिया। फिर गुस्से से लाल पीली होती हुई वह चिल्लाई, बदमाश पाजी कहीं का। अपनी माँ की तरफ चिट्ठी फेंक कर वह बोली, इसीलिए मैं बार बार तुझे कहती हूँ कि मुझे इस स्कूल में पढ़ना ही नहीं है, पर तू मानती नहीं है माँ। कस्तूरी की माँ ने मुझे चिट्ठी देकर कहा, तुम पढ़कर सुनाओ तो। मैंने चिट्ठी पढ़कर सुना दी। आड़े टेढ़े अक्षरों में बेहद अश्लील भाषा में लिखा हुआ वह एक गंदा प्रेम पत्र था। कम उम्र का होने के कारण उस समय उस प्रेम पत्र के गंदे ध्येय की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं तो केवल इतना ही समझ पाया कि कस्तूरी को छेड़ने के लिए पांडु ने वह प्रेम पत्र भेजा था। उस पत्र के द्वारा पांडु ने उसे पूछा था कि कलेश्वर के मंदिर की अटारी पर मुझसे मिलने आओगी क्या? उसने उसे प्रलोभन भी दिया था कि तुम वहाँ आओगी तो मैं तुम्हारे लिए नई फैशन वाली साड़ी उपहार में लाऊंगा। कस्तूरी की माँ शेरनी जैसी दहाड़ती हुई बोलने लगी, उस नालायक हरामखोर पांडु से कह दे जाकर कि हम देवदासियों की भी इज्जत है, हमारे अपने खास रस्म रिवाज हैं और व्यवहार के हमारे अपने निजी तरीके हैं। हम लोग देवदासी जरूर हैं, पर कमर की साड़ी छोड़कर सर पर नहीं लपेटते। उसे समझा दे कि मेरे से टक्कर लेने की जरूरत ना करे, नतीजा खतरनाक होगा। समझ गया ना? तो जा तू अब। मैं जो वहाँ से निकला तो घर पहुँचकर राहत की सांस ली। कस्तूरी दूसरे दिन स्कूल नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं आई और बाद में फिर कभी नहीं आई। पांडु महस्कर ने मुझसे असलियत जानने की बहुतेरी कोशिश की, जलेबी और भजिए खिलाने का लालच भी दिया। जब वह मुझे किसी तरह फुसलाने में सफल नहीं हुआ तो उसने मुझे दहशत दी कि मार मार के मेरी हड्डी पसली एक कर देगा, पर मैं जरा भी डावाडोल नहीं हुआ। मैंने उसके हर सवाल का एक ही जवाब दिया, तुम्हारी दी हुई चिट्ठी कहीं खो गई है भाई, पतलून की जेब में रह गई है और धोने में शायद छूट गई है। उसके बाद भी पांडु ने एक बार फिर कस्तूरी को देने के लिए मुझे एक और चिट्ठी दी, पर मैंने कहा कि भाई मैं नहीं जा सकता, मैं उसकी माँ से बहुत डरता हूँ, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर मैं उसके घर नहीं जाऊँगा। फिर पांडु ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। कस्तूरी भी कहीं नज़र नहीं आई। स्कूल के रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया गया। घर पर भी वह दिखाई नहीं दी। 4-6 बार मैं उसके घर के आसपास चक्कर काट कर भी आया, पर उसकी आहट तक न मिली। एक दिन सारा साहस बटोरकर मैंने उसकी माँ से पूछ ही लिया, आजकल कस्तूरी नहीं दिखती? गर्दन गर्व से ऊपर उठाते हुए उसकी माँ ने कहा था,
बेलगांव उसे उसके मामा के यहाँ भेज दिया है। अब वह वहाँ अंग्रेजी पढ़ती है। वहाँ का स्कूल बहुत बढ़िया है। तो कस्तूरी कुडाल गांव से चली गई थी 5वीं कक्षा बेलगांव अंग्रेजी पढ़ने के लिए, और मैं भी फिर बम्बई आ गया। हर गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने कुडाल गांव पहुंच जाता। कस्तूरी भी छुट्टियों में गांव आ जाती थी। अक्सर मैं उससे मिलने उसके घर चला जाता। शाम को हम दोनों गवलदेव के जंगल की तरफ घूमने निकल जाते। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार खांडेकर के नए नए उपन्यासों पर चर्चा छिड़ जाती। कस्तूरी खांडेकर साहित्य की अनन्य उपासक थी। उसी ने तो मेरा ध्यान उपन्यासों की तरफ आकृष्ट किया था। बातों के दरमियान एक शाम अचानक बड़े ही व्यथित अंतःकरण से वह बोल पड़ी, सच मेरा मन जिंदगी के इस घेरे से बाहर निकल जाने को करता है, इस देवदासी की जिंदगी के घेरे के बाहर। अब तो देवदासी शब्द से मुझे घृणा होती है। इस नाम से जीने में मुझे शर्म लगती है, पर मैं उसके भाव विहल शब्द केवल सुनता रहा। मैट्रिक की परीक्षा देकर गांव आया हुआ था मैं। क्या कर सकता था, क्या कह सकता था उसके भविष्य के बारे में? उसकी जिंदगी के बारे में कुछ राय देने की काबिलियत कहाँ थी मुझ में? मुझे तो जरा भी ख्याल नहीं था कि उस बदकिस्मत कस्तूरी के सामने किस्मत ने कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रखा है। मैं तो यही समझता रहा कि जिस तरह मेरा जीवन सही रास्ते पर गुजर रहा है, उसी तरह कस्तूरी का भी होगा। और वही मेरे और कस्तूरी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ। फिर समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। मेरी शिक्षा पूरी हो गई। उच्च डिग्री प्राप्त होते ही मुझे ऊंचे पद की नौकरी भी मिल गई। मैं अपनी जिंदगी को संवारने में लगा हुआ था और मेरे सभी अपने लोग मुझे आगे बढ़ने में सहायता दे रहे थे। अब केवल मेरा विवाह हो जाने की कमी थी। विवाह से मुझे समाज में मान्यता मिलती और मेरा अपना एक प्रतिष्ठित स्थान बन जाता। छुटपन की निरर्थक बातें भी मेरे दिलो दिमाग से कब की निकल गई थी। तेज धूप हो जाने पर नींबू के पेड़ पर बैठी हुई गोरैया जिस तरह फुर से उड़ जाती है। उस साल मेरी शादी तय की गई। सावंतवाड़ी के एक बहुत रईस खानदान की लड़की थी। पढ़ी लिखी और सुंदर थी। दहेज भी बहुत मिलने वाला था। विवाह समारंभ सावंतवाड़ी में ही होने वाला था। वहीं हमारे घर के सभी सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त एकत्रित हो गए थे। विवाह धूमधाम से होने वाला था। विवाह की रस्में प्रारंभ हो गईं। सावंतवाड़ी में एक विशेष रस्म प्रचलित है। शादी की अनेक विधियों में के बीच एक समारंभ आयोजन किया जाता है। नववधु की वेशभूषा करने के बाद उसे सुंदर फूलों का साज चढ़ाया जाता है। खानदान से संबंध रखने वाली देवदासी को आमंत्रित किया जाता है और उसी से यह रस्म अदा की जाती है। वधू को देवदासी अपने हाथों से मंगल स्नान कराती है और वधू के उतरे हुए वस्त्र उस देवदासी को इनाम में दिए जाते हैं। आज सुबह ही यह समारंभ वधू के घर होने जा रहा था। वर पक्ष वाले हम सभी लोगों के ठहरने की व्यवस्था जिस घर में की गई थी वह ठीक वधू के घर के सामने था। इसी से दोनों तरफ के लोगों को दोनों मंडपों में होने वाली हलचल, भागदौड़ सभी कुछ बड़े आराम से देखने को मिलती। अपने मंडप में लगे हुए झूले पर बैठकर मैं और मेरे दोस्त वधू मंडप में होने वाली रस्म देख रहे थे। मेरी मंगेतर की सहेलियों के हंसी मजाक से सारा वातावरण गूंज उठा था। बाहर की तरफ शहनाई बज रही थी। उसके मधुर स्वर उस मनोहारी हंसी मजाक में और उत्तेजना भर रहे थे। फिर मैंने देखा कि मेरी होने वाली पत्नी एक कीमती महीन साड़ी परिधान किए हुए सहेलियों से घिरी बाहर आई है। गुलाब के लाल पीले फूलों से उसके बालों का सौंदर्य और भी बढ़ गया था। नहा धोकर मोहक प्रसाधन और साज श्रृंगार करके एक एक कदम आहिस्ते से उठाकर सीढ़ियां उतरने वाली उस लावण्यमयी की सौंदर्य गरिमा को देखते हुए मैं तो क्षण भर अवाक रह गया। तुलसी मैया के सामने घी का दीप जलाकर और श्रद्धा से माथा नवाकर वह जैसी आई थी वैसी ही सहेलियों से घिरी घर के अंदर चली गई। मैं सोचने लगा, पता नहीं यह मेरी भावी पत्नी तुलसी मैया से कौन सा वरदान मांग रही है।
मेरे सब मित्र मजाक के बीच मुझे लख लख बधाई देते हुए मेरे सौभाग्य की सराहना कर रहे थे कि कितनी सुंदर जीवन संगिनी मैंने पाई थी। अचानक मेरी नज़र सामने के घर में से बाहर आने वाली नवयुवती पर पड़ी। मेरी पत्नी से वह कितनी अधिक गोरी और सुंदर थी। चंपा के विकसित फूल जैसी नाजुक और मोहक उस नव यौवना को देखकर मैं ठिठक गया और दूसरे ही क्षण मैंने पहचान लिया अपने बाल्यकाल के मित्र कस्तूरी को। और उस निषाद बाल्यकाल की कितनी सारी छोटी छोटी घटनाएं कल्पना के सामने साकार हो उठी। यादों की गोरैया जो नींबू के आंगन वाले पेड़ से उड़ गई थी, उसने वापस आकर मेरे मन में हलचल मचा दी। सहसा चौंककर मैंने देखा कि मैं वहां उस झूले पर अकेले ही बैठा हुआ था। सारे मित्र कब वहां से चले गए। उस क्षण मैं अपने खानदान की इज्जत, शोहरत, अपनी खुद की प्रतिष्ठा सब कुछ भूल गया और मैंने आवाज दी, कस्तूरी। वह वहीं ठिठक गई। उसके हाथ में मेरी मंगेतर की उतरी हुई गीली साड़ी थी और केशभूषा के समय गुलाब के साथ से गिरे हुए चंद फूल। उसने आंखें ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा, तुरंत पहचान गई। उसकी आंखों में दारुण व्यथा के भाव स्पष्ट दिखाई दिए। कस्तूरी एक पल सहमी सहमी खड़ी रही, फिर चारों तरफ नजर घुमाई। वह पसीने से तरबतर हो गई थी। शायद लोक लाज का उसे भय था। गर्दन नीचे झुकाकर मंद स्वर में वह बोली, तुम्हारी दुल्हन को फूलों का साथ चढ़ाकर आ रही हूँ। उसका चेहरा घबराहट और आत्मग्लानि से फीका पड़ गया था। थोड़ी देर के बाद बड़े ही अलिप्त भाव से उसने कहा, बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई, ठीक तो हो ना? उसका वह प्रश्न सुनकर लगा जैसे एकाएक वह मुझसे 40 साल बड़ी हो गई है और नानी माँ जैसे मेरी सेहत की पूछताछ कर रही है। सामने के आंगन से अपने ससुर जी को आते देखकर मैंने अपना होश संभाला। कस्तूरी तो पता नहीं कब की वहां से चली गई थी। छुटपन में गणित के कठिन सवाल हल करने में मेरी मदद करने वाली, छुप छुप कर मुझे लड्डू खिलाने वाली, पांडु महस्कर की छेड़खानी से तंग आकर स्कूल त्यागने वाली, खांडेकर के उपन्यास के उदात्त विचार और उनका भाव सौंदर्य मेरे सामने स्पष्ट करके मुझ में रुचि पैदा करने वाली कस्तूरी। देवदासी के जीवन को बदलना है रे, ऐसे हृदय की गहराई से आर्तता से पुकारने वाली मेरी बचपन की सहेली कस्तूरी। आज 10 साल बाद वही मेरी कस्तूरी मेरी ही पत्नी को स्नान करवाकर उसके केशों का फूलों से श्रृंगार करने का मान लेने आई थी और जाते समय बड़े चाव से पत्नी की उतरी हुई गीली साड़ी लेकर जा रही थी। पत्नी के बालों में से गिरे हुए जूठे गुलाब बड़ी खुशी से ले जा रही थी। विधि की यह कैसी विडंबना थी। शादी ठाट बाट से हुई, दावतें हुई, रस्में की गईं, लेन देन के बड़े पैमाने पर काम हुआ। अंत में एक ऐसी रस्म बाकी रह गई थी जिसमें देवदासी का हाथ लगना आवश्यक था। महिलाएं कस्तूरी को ढूंढने लगी पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। तभी एक स्त्री बोली, दुल्हन को फूलों का साथ चढ़ाकर वह कहीं चली गई है। नौकर को उसके घर फौरन भेजा गया ताकि वह आ जाए और उस रस्म को पूरा कर दे। नौकर ने आकर खबर सुनाई कि उसके घर में तो ताला पड़ा है और वह कहीं चली गई है, किसी को पता नहीं। फिर वे रस्म देवदासी का हाथ लगे बगैर ही पूरी हुई। दोपहर का समय था। शहनाई में से कोई अनाड़ी कलाकार जोगिया राग का उदास सुर निकाल रहा था। तो साथियों, ये थी कहानी कस्तूरी। यदि ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।